नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे थे। साइंस का लेक्चर नंबर 7 है, वर्क पावर एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट सीखेंगे आज। लेक्चर शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह पिछली वीडियो के कुछ सवाल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी पास्कल, कितने पास्कल के बराबर होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज डिस्टेंस इंक्रीज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपको बताना है। वेट ऑन मून ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, अभी कल एक डाउट आया था बच्चे का, हमने उसको कॉन्सेप्ट में कमेंट में बता दिया था आंसर, है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि जो ये मास होता है वो क्या होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस इन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना है, समान है, कितना उसकी अंदर कैपेसिटी है ना, उसको हम मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस इन एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है, मास विद ग्रेविटेशनल पुल, मास जब ग्रेविटेशनल पुल के साथ होता है उसको वेट कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे बियोंसी। बियोंसी क्या होती है दोस्तों, देखिए कल हमने थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स होती है। कल हमने पढ़ा था कि जब ये हमारी डाउनवर्ड फोर्स होती है थ्रस्ट में क्या होती है, ये एरिया के ऊपर जब डाउनवर्ड फोर्स लगती है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। जब यही अप थ्रस्ट हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ लगती है। सब ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ बियोंसी, सभी ऑब्जेक्ट बियोंसी को एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो जिसकी डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। अच्छा, तो बियोंसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो ऊपर की तरफ धकेलती है। कुछ जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उसके लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑयल लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लो करता है, वो उसके अंदर सिंक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लिक्विड क्या होते हैं, फ्लोट, वो लिक्विड नीचे रह जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं। बियॉन्ड फोर्स ही किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर डालते हैं, जब भी हम बॉटल वगैरह या कुछ पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होती है, हर तरफ से उसको फोर्स लगती है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो क्या करती हैं, उसको ऊपर की तरफ धकेलती हैं। ठीक है, अब आर्किमेडिस प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन फ्लूइड, जब कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं, चाहे पूरा डाल लें चाहे कम डालें, तो उसको अपवर्ड फोर्स लगती है, जो कि कितनी फोर्स लगेगी, जितना उसका वेट है इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतनी लगेगी। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, ये अगर आपका कंटेनर है, ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक बॉटल डाल रहे हैं। ये अगर बॉटल है, ठीक है, अगर आप इस बॉटल को इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, जो ये लिक्विड है ये ऊपर आ जाएगा, है ना। ये मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। जब ये लिक्विड ऊपर आएगा तो जितना ये लिक्विड क्या है, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्या है, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो उतना क्या हो जाएगा, उतना उसको बियॉन्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, तो उसके बराबर होता है जो अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बियोंसी पे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसलिए इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स। आर्किमेडिस प्रिंसिपल के द्वारा हम सबमराइन्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो भी सबमराइन्स होती हैं, है ना, उनको पानी के अंदर जाना होता है, और इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पानी के अंदर मूव कर सकें। कैसे बनाना है ये वहाँ पे। और लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, दूध की प्योरिटी चेक करने के लिए, है ना। उसमें पता चल जाता है कि डेंसिटी कितनी है लिक्विड में, क्योंकि हर एक दूध की डेंसिटी अलग होती है, पानी की डेंसिटी अलग होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है कितना नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ
यूनिट वॉल्यूम, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है, मास तो हमारा आता है किसमें, केजी में, और वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब में। ठीक है, अब जो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम, रेशो होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट ऑफ वाटर। मतलब कि जितनी डेंसिटी उस सब्सटेंस की है और उस डेंसिटी ऑफ पानी, उन दोनों का रेशो रिलेटिव डेंसिटी कहलाते हैं। और क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी हैं तो उनकी कोई भी यूनिट नहीं होते। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट नहीं होते। ये क्या है, रेशो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर की। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई जाती है और वो मूव होता है तो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स, तो कहते हैं क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, जब क्या ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या लगे, ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगे और वो क्या हो, मूव हो, एम मूव हो, तो वो उसको क्या बोल देते हैं, वर्क एनर्जी, है ना, वर्क कहते हैं। अभी वर्क में इफ़ फोर्स इज अप्लाइड बट ऑब्जेक्ट डजंट मूव, अगर फोर्स अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो, जैसे कि अगर आप दीवार के साथ दीवार को फोर्स लगाओ, है ना, तो क्या वो मूव होगी, नहीं होगी मूव, तो ये क्या हो गई, नो वर्क इज़ डन कहेंगे। और जब वो ऑब्जेक्ट, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट्स मूव अ डिस्टेंस एस, अगर एस डिस्टेंस वो मूव किया तो इन अ डायरेक्शन ऑफ, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मूव किया, लेस वर्क इज डन देन इफ द ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस इन डायरेक्शन। अगर क्या, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस तरफ फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव हुआ, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी अगर इस तरफ होगी तो नेगेटिव वर्क होगा, है ना। अगर वही ऑब्जेक्ट, अगर हमने इस तरफ फोर्स लगाई और मूव भी इस तरफ हुआ तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ओके, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वही जो ऑब्जेक्ट, अब आप क्या कर रहे हो, फोर्स विदाउट मोशन, फोर्स टू अ परपेंडिकुलर मोशन, जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन, और जब वो मूव करेगा तो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का, दो कंडीशंस आर नीडेड टू बी सेटिस्फाई फॉर वर्क, दो कंडीशन चाहिए, एक तो फोर्स लगनी चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन के फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वजह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या आ जाता है, हमारा वर्क इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके यूनिट कितना है, देखिए फोर्स 1 न्यूटन, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर लगाएंगे तो हमारे यूनिट बन जाते हैं 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, और जिसको हम जूल भी कहते हैं। ठीक है, वर्क के क्या यूनिट आ गया, जूल आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। जैसी डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स के हिसाब से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क करेंगे। एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी, जब जो कैपेबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कुछ काम करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। The object which does the work loses energy and the object which the work is done gains energy। जब ऑब्जेक्ट क्या है कि लूज़ कर रहा है जब एनर्जी, तो तब क्या है वो वर्क कर लेगा, और the object on which the work is done gains energy। जब काम होता है तब क्या किया जाता है, वो एनर्जी लेता है ना। जब एनर्जी लगेगी, सबसे पहले मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या करते हैं, जूल से नापते हैं, और किलो जूल्स या कैलोरीज में भी नापते हैं। ठीक है,
एनर्जी क्या, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखिए ये हमारे अभी जो एनर्जी होती है बहुत टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब वो एनर्जी जो यूज़ होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड। स्पीड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीड ऑफ कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, है ना, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ये सब क्या है, पोसेसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एनर्जी के साथ चल रहा है ना, तो वो वर्क करेगा, वर्क इज डन कहेंगे। एक्वायर्ड दैट वेलोसिटी, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये तो वर्क होएगा। अगर उसमें क्या है, अगर उसमें मोशन के, और वही जो एनर्जी जिसमें मोशन है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखिए जो हमारी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, जब मोशन में जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी क्या हो, सेव्ड हो, है ना, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने हाथ में बॉल पकड़ के रखी हुई है, ठीक है, ये अगर आपका हाथ है, अगर आपने हाथ में ये बॉल पकड़ के रखी हुई है तो क्या होगा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जितनी ग्राउंड से ऊपर बॉल होगी, क्योंकि जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, और ये उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो कि ग्रेविटेशन और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, mgh, ठीक है। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी प्रेजेंट इन द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है। द एनर्जी इज ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वही मैंने आपको बताया, जब हम इसको ऊपर पकड़ के रखेंगे या इधर डब्बे को ऊपर करके रखेंगे, जब इसके अंदर जो एनर्जी है इसको कौन सी एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से होगा। अभी देखिए वही एक और एग्जांपल ये है कि जब हम एक स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे खींच के रखते हैं, है ना, ऐसे खींच के रखते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है हाफ, क्योंकि ये मूव होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी के में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इसको एक्सटेंड नहीं अनस्ट्रेच रखा था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, रबड़ वगैरह ये सब एग्जांपल हमने ले लिए। ओके, ये सब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। वेन एवर गेट ट्रांसफॉर्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। जब भी ये एनर्जी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होती। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द कांस्टेंट, है ना। बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया, जब पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उस बॉल को छोड़ देंगे, है ना। हाइट से बॉल को छोड़ देंगे, वो नीचे की तरफ आएगी, उसके साथ जो ग्रेविटेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है दोस्तों। आइए अभी पावर के बारे में देखते हैं। पावर क्या है, जैसे कि एनर्जी क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है ना। वैसे ही पावर क्या है कि पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। कितनी स्पीड में काम किया जा रहा है उसको पावर कहते हैं। हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन। कितनी फास्ट और स्लो काम किया जाता है,
इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको कहते, इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को, और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इफ़ एन पर्सन डज अ वर्क W, अगर W काम करे और टाइम T ले, देन पावर इज़ गिवन बाय, तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। किलोवाट और उसको हम लिखेंगे यूज्ड एज कमर्शियल यूनिट, इसको एज ए कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब बिजली का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे किलोवाट पर आवर के हिसाब से हम मेज़र करते हैं पावर को। ठीक है, पावर के बारे में सीखा, अब आगे देखते हैं। पावर के यूनिट क्या है, वाट है। ठीक है, 1 वाट इज़ दी पावर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की जो पावर होती है उसको कहते हैं 1 वाट। द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, जिसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर, जिसको हम 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1 किलोवाट क्या हो जाते हैं, 1000 वाट, और 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, और जिसको 1000 जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट जो कि 1 किलोवाट के बराबर है, तो 1 हॉर्स पावर कितनी, 3.6 इंटू 106 जूल के बराबर होती है। 1 यूनिट, ठीक है, आप जो हम बिजली घर में यूज़ करते हैं वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट पर आवर के बराबर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एवरेज पावर के बारे में देखते हैं। एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर, दी एवरेज पावर इज़ दी एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि टोटल काम हमने किया हुआ है, जो एवरेज हमारा टाइम के हिसाब से निकला हुआ है, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं ना, तो जितने टाइम में हमने वो काम किया हुआ है उसको एवरेज पावर कहेंगे, जिसको हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी को जो हमने कंज्यूम करी है टोटल टाइम में, उसको एवरेज पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखिए लाइट एनर्जी क्या होती है, देखिए लाइट का आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे और कल हम लाइट का इसका कंप्लीट कर देंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर कोई हमें अभी 6-7 और लेक्चर लगेंगे फिज़िक्स के, आई होप तब ख़त्म हो जाए फिज़िक्स, और साथ में आपको फिर इसका MCQ भी कराऊंगा। अच्छा, लाइट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं विद वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ 380 to 750 नैनोमीटर्स होती है, जो कि विजिबल टू ह्यूमन आइज़ होती हैं, जो कि हमारी आंखों को हम जिनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इज जनरेटेड बाय चेंजेस द मूवमेंट एंड वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन जो होती है ना, उसकी वजह से बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, लाइट क्या है, 380 to 750 नैनोमीटर के बीच में, वेवलेंथ के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको हम लाइट कहते हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, आवर आइज इंटरप्रेट दीज वेवलेंथ एज डिफरेंट कलर्स, है ना, अलग अलग जो अब 380 और 750 के बीच में बहुत ज़्यादा अलग अलग नैनोमीटर्स की वेवलेंथ होती हैं, और जो हमारी आंखें होती हैं, आवर आइज़ इंटरप्रेट अलग अलग वेवलेंथ को, अलग अलग कलर्स दिखते हैं। और इफ़ ओनली अ सिंगल वेवलेंथ, अगर एक ही वेवलेंथ हो, लिमिटेड रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है, एंटर आवर आइज़, तो हमारी आंखों में कम कलर जाते हैं। ठीक है, अभी इफ़ अ सिंगल वेवलेंथ इज़ प्रेजेंट, अगर एक वेवलेंथ प्रेजेंट हो, ऐसी लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। इफ़ ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ प्रेजेंट, अगर सारी वेवलेंथ प्रेजेंट हो लाइट में, उसको वाइट लाइट कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं हो तब डार्क बोलते हैं। ठीक है, जब कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास वाइट लाइट होती है तब हमारे पास सारी वेवलेंथ होती हैं विजिबल लाइट की, जब हमारे पास कोई भी वेवलेंथ हमें नहीं दिखाई देती लाइट की, इसका मतलब अंधेरा होता है, डार्क होता है, और जब एक दिखाई देती है एक वेवलेंथ, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, आप सबको मालूम होगा, ये एग्जांपल बहुत फेमस है NCERT की। और साथ में आपने देखा होगा मैं NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, आप भी NCERT को रेफ़र कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी, है ना, आप मेरी वीडियो से आने से पहले ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अभी देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपको अगर आप किसी लाइट को ऐसे देख रहे हो,
है ना। अगर आपने स्ट्रेट रखा होगा ऑब्जेक्ट तभी जिसके बीच से आप देख रहे हो तभी आपको दिखाई देगी, अगर ऐसे टेढ़ा फेढ़ा ऑब्जेक्ट होगा आपको नहीं दिखाई देगा कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। अभी लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यही मेरे को आपको बताना था। अभी देखिए, जब हमारी जो ये लाइट जब शीशे के ऊपर पड़ती है तो क्या करती है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है ना। अब देखिए इन्होंने 3 लाइट्स ऐसे फेंकी और ये तीनों की तीनों क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे रिफ्लेक्ट शीशे के अंदर ऐसे दिखती हैं और बाहर ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए जो लाइट रिफ्लेक्शन वाला लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्या करती है, जब भी रिफ्लेक्शन होती है लाइट की तब क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की, क्या होती है, डायरेक्शन चेंज। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, वो लाइट तो दूसरी तरफ चल जाएगी। अभी जो हमारे पास मिरर होते हैं जिनसे हम अपनी शक्ल देखते हैं, है ना, वो बहुत टाइप के होते हैं, कुछ शक्ल देखने के काम आते हैं, कुछ अलग काम आते हैं। एक प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अभी द सरफेस ऑफ वाटर आल कैन आल्सो एक्ट एज मिरर, जो पानी होता है वो भी मिरर की तरह काम करता है। चेंजेस द पाथ ऑफ लाइट, वो भी लाइट का पाथ चेंज करता है। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ही प्लेस अ लाइटेंड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर में हम लाइटेंड कैंडल रखें तो वो सिमिलर कैंडल हमें मिरर के पीछे दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब आप अपनी शक्ल देखते हो तो ऐसा लगता है उधर शीशे के पीछे भी कोई खड़ा हुआ है ना। तो सिमिलर कैंडल और सेम साइज़ की आपको दिखाई देती है उसमें ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा। और प्लेन मिरर के पीछे और जो इमेजेस होती हैं वो कैसी बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं, सेम साइज़ की बनती हैं और सेम डिस्टेंस में दिखाई देती हैं। बल्कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उसमें अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। ये आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में अभी मैं कल समझाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। धन्यवाद।